गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं काजल सोनी आज आपको क्लास 12th बायो के कुछ टॉपिक्स एंजाइम से रिलेटेड समझाने जा रही हूँ। तो देखिए, क्लास 12th में हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं जानते हैं इसके बारे में इस टॉपिक में। देखिए एंजाइम्स, देखिए हमारे पास जब कुछ अभिक्रियाएं होती है, अभिक्रिया में कुछ होते हैं हमारे पास क्रियाकारक। कोई क्रियाकारक किसी अभिक्रिया को संपन्न करके उत्पाद का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? उत्पाद का। अभिकारक जिसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, क्या बनाएगा? ये अपनी क्रिया संपन्न करके प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। यदि ये अभिक्रियाएं शरीर के बाहर संपन्न होती है तो इन्हें संपन्न कराने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं उन्हें हम? उत्प्रेरक। लेकिन यदि यही अभिक्रियाएं हमारे शरीर में संपन्न हो रही हैं, यदि ये अभिक्रियाएं शरीर में संपन्न हो रही हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? जैविक अभिक्रियाएं। क्या बोलेंगे उन्हें हम? जैविक अभिक्रियाएं। जैविक अभिक्रियाओं में जैविक क्रियाकारक, ये जैविक क्रियाकारक जिन उत्प्रेरकों की सहायता से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हीं उत्प्रेरकों को हम क्या बोल देंगे? जैव उत्प्रेरक। और यही जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स क्या है? जो वे जैव उत्प्रेरक जो कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक को उत्प्रेरक में परिवर्तित करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये जो एंजाइम्स है किसके बने होते हैं? ये एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन के। तो एंजाइम्स किसके बने होंगे? प्रोटीन के। यद्यपि हमारे पास इसके कुछ अपवाद हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि प्रोटीन के नहीं बने होते। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है राइबोजाइम। राइबोजाइम एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का बना हुआ न होकर के किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है। लेकिन अधिकांश एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अब देखिए, हमारे शरीर में जो अभिक्रियाएं संपन्न होती है वो अभिक्रिया कहलाती है उपापचयी अभिक्रियाएं। क्या कहलाती है? उपापचयी अभिक्रियाएं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये उपापचयी क्रियाएं हमारे पास दो प्रकार की अभिक्रियाओं का इसमें सम्मिलित की जाती है। एक तो हमारे पास होती है उपचयी अभिक्रियाएं और एक हमारे पास होती है अपचयी अभिक्रियाएं। अब देखिए, उपचयी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? निर्माणकारी अभिक्रियाएं भी कहलाती है। जबकि अपचयी अभिक्रियाएं विघटनकारी अभिक्रियाएं भी कहलाती है। अब देखिए, निर्माणकारी अभिक्रियाओं में क्या होता है? उपचयी अभिक्रिया या निर्माणकारी अभिक्रियाओं में क्या होता है? हमारे पास छोटे छोटे क्रियाकारक होते हैं जो कि आपस में क्रिया करके किसी बड़े क्रियाकारक का निर्माण करते हैं। जबकि विघटनकारी अभिक्रिया में हमारे पास कोई बड़ा क्रियाकारक होता है जो क्रिया करके छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। तो यहाँ देखिए, छोटे छोटे अणु मिले, किसी बड़े अणु का निर्माण कर दिया, और यहाँ पे एक बड़ा अणु था जो कि छोटे अणुओं में टूट गया। तो चाहे उपचय प्रकार की अभिक्रियाएं हो चाहे अपचयी प्रकार की अभिक्रियाएं हो, दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या प्रभावित करते हैं? एंजाइम्स प्रभावित करते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं एंजाइम के इतिहास के बारे में कि कैसे एंजाइम की खोज की गई या किसने एंजाइम की खोज की। एंजाइम का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ एंजाइम या डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। यदि हम एंजाइम के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले एंजाइम की खोज किसने की थी? एडवर्ड बुकनर ने। एडवर्ड बुकनर ने सबसे पहले एंजाइम की खोज की थी किसमें? ईस्ट में। एक प्रकार का कवक है, आपने पढ़ा होगा, ये एक कोशिकीय कवक है। इस ईस्ट में एक एंजाइम की खोज की गई, उसका नाम क्या था? जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम की खोज की गई? जाइमेज एंजाइम की। जाइमेज एंजाइम देखिए क्या हो रहा है? इनजाइम। जाइम का मतलब होता है ईस्ट, इनका मतलब होता है में। इनजाइम ईस्ट में खोजा गया, इसीलिए इसको आगे मॉडिफाइड फॉर्म में एंजाइम कहा गया। क्लियर है इतनी बात? आगे देखते हैं। जो शब्द है एंजाइम, जो टर्म है एंजाइम,
यह टर्म, यह शब्द एंजाइम किसके द्वारा दिया गया था? कुहने के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? कुहने के द्वारा। जबकि एंजाइम को जैव उत्प्रेरक बर्जीलियस के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? बर्जीलियस के द्वारा। तो यहाँ हमने देखा एंजाइम को खोजा बुकनर ने, एंजाइम नाम दिया कुहने ने, और इसी एंजाइम को जैव उत्प्रेरक नाम किसके द्वारा दिया गया? बर्जीलियस के द्वारा। तो अब अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे एंजाइम की संरचना। एंजाइम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारे एंजाइम्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के। मैक्सिमम एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। एक राइबोजाइम है जो आरएनए का बना हुआ है। लेकिन यदि हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सरल प्रकार के एंजाइम और एक होते हैं जटिल प्रकार के एंजाइम। सरल प्रकार के एंजाइम तो केवल और केवल किसके बने होंगे? प्रोटीन के। लेकिन यदि हम जटिल प्रकार के एंजाइम यानी कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम की जब हम बात करते हैं तो इन कॉम्प्लेक्स एंजाइम में हमारे पास प्रोटीन तो होगा, क्योंकि प्रोटीन तो मस्ट है। प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन या अप्रोटीनी भाग इनमें क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। जटिल प्रकार के एंजाइम में प्रोटीन तो होगा ही, प्रोटीन के साथ साथ कुछ क्या होंगे? अप्रोटीनी या नॉन प्रोटीन टाइप के भाग जुड़े होंगे। इस जटिल एंजाइम को हम होलोजाइम भी कह सकते हैं। होलो एंजाइम, जो जटिल एंजाइम इसको हम और क्या कह सकते हैं? होलो एंजाइम। अब जो होलो एंजाइम है इसका जो प्रोटीन वाला भाग है, इस प्रोटीन वाले भाग को हम बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलेंगे इसे हम? एपो एंजाइम। जबकि इसका जो नॉन प्रोटीनी भाग है जो कि प्रोटीन का नहीं बना होता है उसे हम बोलते हैं क्या? कोफैक्टर। क्या बोलेंगे इसे हम? कोफैक्टर। तो क्या देखा यहाँ पे आपने कि जो हमारे पास होलो एंजाइम है, यह होलो एंजाइम किस किस का बना हुआ है? एपो एंजाइम का और साथ ही साथ किसका? कोफैक्टर का। एपो एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है जबकि कोफैक्टर किसका बना हुआ है? नॉन प्रोटीन भाग का। जब हम इस कोफैक्टर की बात करते हैं तो इस कोफैक्टर को आगे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। यानी कि ये जो जुड़ने वाला सहायक समूह है कोफैक्टर, ये 3 तरह का हो सकता है। ये 3 तरह कौन कौन से? आगे देखते हैं। देखिए, जो ये कोफैक्टर है इसके 3 समूह या 3 भाग कौन कौन से हैं? इसका एक भाग तो कहलाता है प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह। दूसरा कहलाता है कोएंजाइम। जबकि इसका तीसरा समूह कहलाता है सक्रियक, एक्टिवेटर। अब देखिए, जब हम प्रोस्थेटिक समूह की बात करते हैं तो प्रोस्थेटिक समूह में हम किनको शामिल करेंगे? प्रोस्थेटिक समूह में हम उनको शामिल करते हैं जो कि आपके एंजाइम के प्रोटीनी भाग के साथ जुड़ा होता है। लेकिन कैसा होगा वो? नेचर में, प्रकृति में कार्बनिक पदार्थ। क्या होगा ये? कार्बनिक पदार्थ। और ये आपके एंजाइम के प्रोटीनी भाग के साथ मजबूती से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होगा ये? आपके एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ा होता है। जबकि हम कोफैक्टर की बात करते हैं तो होता तो ये भी कार्बनिक पदार्थ ही है, लेकिन ये कार्बनिक पदार्थ आपके प्रोटीन के या आपके एंजाइम के प्रोटीनी भाग के साथ ढीले रूप से यानी कि सघनता से नहीं होता। इसे हम कह सकते हैं लूजली क्या होता है, ये आपके इसके साथ बाइंड होता है। तो देखिए, प्रोस्थेटिक समूह भी कार्बनिक पदार्थ है और कोएंजाइम समूह भी क्या है? कार्बनिक पदार्थ। लेकिन यहाँ पे जो कार्बनिक पदार्थ जुड़ रहा है वो कैसे जुड़ रहा है? मजबूती से। और यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ कैसे जुड़ा हुआ है? ढीले रूप से। तो यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आप रख सकते हैं साइटोक्रोम। जबकि कोएंजाइम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एनएडी। जानते होंगे आप, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड।
अब हम बात करते हैं सक्रियक की। जो ये सक्रियक है, ये सक्रियक कार्बनिक पदार्थ नहीं होते, अपितु क्या होते हैं, ये धातु आयन। क्या होते हैं ये? धातु आयन। तो कुछ धातु आयन आपके प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं और एंजाइम के निर्माण में भाग लेते हैं। ये धातु आयन क्या होते हैं? जैसे कि Fe हो गया, Cl हो गया। तो वे कोफैक्टर जो किसके बने हो? धातु आयन के, तो क्या कहलाते हैं? सक्रियक कहलाते हैं। अब देखिए, इसे हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए ये किसी एंजाइम की संरचना है। जैसे आपको सुविधा हो आप ऐसे दर्शा दीजिए, या आप किसी अन्य रूप से इस फॉर्म में दर्शा दीजिए। ये आपका एंजाइम है, तो इसका मैक्सिमम पार्ट तो क्या होगा आपका? प्रोटीन का, जिसे अभी हमने क्या कहा था? एपो एंजाइम। अब इसके अंदर एक छोटा सा समूह जुड़ा होता है जो कि नॉन प्रोटीन भाग यानी कि अप्रोटीनी भाग का बना होता है। और क्या होता है? ये आपका कोफैक्टर। क्या होता है ये आपका? कोफैक्टर। इसमें हम देखना चाहे तो हमने माना ये जो बड़ा पार्ट है जो प्रोटीन का बना हुआ है, ये बड़ा प्रोटीनी भाग तो किसका है? एपो एंजाइम का। और इसके साथ कोई भाग छोटा जुड़ा हुआ है, वो क्या हो गया आपका? कोफैक्टर। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से हमने क्या कह दिया? होलो एंजाइम, यानी कि संपूर्ण एंजाइम। अब देखते हैं हम, जो हमारे पास एंजाइम है, ये जो एंजाइम है ये आपके क्रियाकारक के साथ क्रिया करेगा, और क्रियाकारक के साथ क्रिया करके क्या करेगा? उसको क्रियाकारक को किसमें परिवर्तित कर देगा? उत्पाद में परिवर्तित कर देगा। लेकिन जो यहाँ पे एंजाइम काम में आएगा, इस एंजाइम की संपूर्ण सतह आपके क्रियाकारक के साथ क्रिया नहीं करती, अपितु तो इसका एक विशेष स्थल ही किससे क्रिया करेगा? आपके क्रियाकारक के साथ क्रिया करेगा। तो एंजाइम का वो भाग, एंजाइम का वो भाग जो कि आपके क्रियाकारक के साथ क्रिया करता है, क्रियाकारक के साथ क्रिया करता है या बंध बनाता है, उसे क्या कहेंगे हम? सक्रिय सतह या सक्रिय स्थल। सक्रिय सतह या सक्रिय स्थल, जिसे हम एक्टिव साइट भी कहते हैं। तो एंजाइम में जो भाग या जो स्थल क्रियाकारक से क्रिया करता है या बंध बनाता है और उसे फिर उत्पाद में परिवर्तित करने में सहायता करता है, उसे क्या कहेंगे हम? सक्रिय सतह, सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट। अब हम आगे एंजाइम के कुछ गुणों की बात करते हैं। एंजाइम के विशिष्ट गुण। प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं एंजाइम के कुछ गुणों के बारे में। जैसा कि हमने अभी देखा, पहली बात तो प्रोटीन नेचर, प्रोटीन प्रकृति। किसके बने होते हैं एंजाइम? प्रोटीन के। तो पहला गुण तो क्या हो गया कि एंजाइम किसके बने होंगे? प्रोटीन के, या अधिकांश एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। अभी हमने देखा कि प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन भाग भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीन भाग का होना आवश्यक है। और अपवाद क्या है इसका? राइबोजाइम। सेकेंड बात करते हैं हम कोलाइडी प्रकृति। कोलाइडियल नेचर। अब देखिए कोलाइडी प्रकृति क्या सहायता करती है? एंजाइम की प्रकृति कोलाइडी होने से क्या होता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय सतह क्या होता है? इसका बढ़ जाता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है? अभिक्रिया को संपन्न कराने में क्या होता है? ये सहायता करता है, ये अभिक्रियाओं को संपन्न कराने में सहायता करता है। तीसरी हम इसके महत्वपूर्ण गुण की बात करते हैं, जो कि क्या है? हमारा एंजाइम की विशिष्टता। इसे क्या बोलेंगे हम? स्पेसिफिसिटी। देखिए सारे के सारे एंजाइम विशिष्ट होते हैं। ये विशेष क्रियाकारक को विशेष उत्पाद में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। यदि हम बात करते हैं एंजाइम की विशिष्टता के बारे में, तो जो एंजाइम की विशिष्टता है वो क्या होती है? हमारी 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? देखते हैं। पहली होती है निरपेक्ष विशिष्टता।
इसे हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इसका कहने का मतलब क्या है? निरपेक्ष विशिष्टता। निरपेक्ष विशिष्टता में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एंजाइम किसी विशेष क्रियाकारक के लिए ही क्या होंगे, ये क्रियाशील होंगे। केवल विशेष क्रियाकारक के ऊपर ही क्या होंगे, ये सक्रिय होंगे। जैसा कि यूरिएज एंजाइम, नाम से स्पष्ट है, यूरिएज एंजाइम केवल और केवल यूरिया का जल अपघटन करेगा। जैसा कि हमने पढ़ा कि फ्रक्टोज के लिए फ्रक्टेज होता है, सुक्रोज के लिए सुक्रेज होता है। ये क्या करते हैं? फ्रक्टोज का जल अपघटन कौन कराएगा? फ्रक्टेज। सुक्रोज का जल अपघटन कौन कराएगा? सुक्रेज। यूरिया का जल अपघटन कौन यूरिया का जल अपघटन कौन कराएगा? यूरिएज। तो जिनके भी नाम के पीछे एज आ जाता है वो क्या होते हैं? आपके एंजाइम। तो निरपेक्ष विशेषता क्या कहती है कि विशेष प्रकार के एंजाइम केवल एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं। इसी में हम सेकंड लेते हैं समूह विशिष्टता। ग्रुप स्पेसिफिसिटी, यानी कि विशेष प्रकार के एंजाइम किसी विशेष समूह की अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं, या उनमें उत्क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। जैसे कि एक एंजाइम का ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम हेक्सोशर्करा, जिन्हें हम कहते हैं 6 कार्बन वाली शर्करा, 6 कार्बन वाली शर्करा या हेक्सोज शर्करा पर क्रियाशील होते हैं। तो हेक्सोकाइनेज क्या करेंगे? 6 कार्बन वाली शर्कराओं पर क्रियाशील होंगे। अब 6 कार्बन वाली शर्करा जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये क्या करते हैं? इन पे क्रियाशील होते हैं। तो ये तीनों अलग अलग क्रियाकारक है, लेकिन समूह कौन सा हो गया इनका? हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज पे जो काम करेंगे वो कौन से हो गए? आपके हेक्सोज शर्करा पे जो काम करेंगे वो कौन से हो गए? आपके हेक्सोकाइनेज एंजाइम। अगला हम इसमें तीसरा समूह देखते हैं, या तीसरी विशिष्टता देखते हैं, बंध विशिष्टता। बंध विशिष्टता में क्या हुआ कि विशेष बंध के प्रति, किसके प्रति क्रियाशीलता दर्शाएंगे? विशेष बंध के प्रति। जैसे कि राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। यह राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है? यह राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम आरएनए के 3 प्राइम पर उपस्थित फास्फोडाइएस्टर बंध, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम आरएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए के 3 प्राइम पर उपस्थित जो आपका फास्फोडाइएस्टर बंध है उसका क्या करवाएगा? जल अपघटन करवाएगा। इस विशिष्टता के लक्षण में अंतिम इसका पॉइंट है, 4th पॉइंट, त्रिविम विशिष्टता। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो त्रिविम विशिष्ट होते हैं। त्रिविम विशिष्ट से क्या तात्पर्य है? आपने पढ़े होंगे त्रिविम समावयवी, नहीं पढ़े हैं तो केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। त्रिविम समावयवी हमारे पास विभिन्न क्रियाकारकों के हमारे शरीर में त्रिविम समावयवी उपस्थित होते हैं। ये विशेष त्रिविम समावयवी पर विशेष एंजाइम क्रिया करता है। यदि हम त्रिविम समावयवी की बात करें तो इसके डी रूप और एल रूप, 2 रूप क्या होते हैं? इसमें उपस्थित होते हैं। क्या होता है त्रिविम समावयवी? संक्षेप में देखते हैं। त्रिविम समावयवी में क्या होता है? हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को परिवर्तित कर देते हैं वो क्या होता है? आपके त्रिविम समावयवी। कुछ दाईं तरफ करते हैं, कुछ बाईं तरफ करते हैं। तो जो दाईं तरफ करते हैं वो डी रूप और जो बाईं तरफ करते हैं वो एल रूप। अब विशेष प्रकार के एंजाइम या तो वो डी रूप पे काम करेंगे या वो एल रूप पे काम करेंगे, तो क्या कहलाएंगे? वो त्रिविम विशिष्टता। और जैसे कि इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। ये जो अमीनो एसिड ऑक्सीडेज है ये अमीनो अम्ल के केवल एल रूप के ऊपर क्रियाशील होता है। तो हमने अभी तक पढ़े हैं एंजाइम के 3 गुण, प्रोटीन प्रकृति, कॉलाइडी प्रकृति, और हमारे एंजाइम कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। अब हम एंजाइम के चौथे गुण की बात करते हैं। एंजाइम का चौथा समूह
एंजाइम का आकार कैसा होता है? बृहदाकार। जो एंजाइम है उनका आकार कैसा होगा? बृहद, लार्ज साइज होगा। 5वां, जो एंजाइम है आपको पता है प्रोटीन के बने, प्रोटीन अमीनो अम्ल का बना है, और अमीनो अम्ल की संरचना में हमारे पास NH ग्रुप, NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH समूह, दोनों समूह होते हैं। ये आपका एसिडिक हो गया, अम्लीय गुण, ये आपका बेसिक हो गया, क्षारीय गुण। यानी कि जो आपका एंजाइम है वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही माध्यमों में क्या होते हैं? ये क्रियाशील होते हैं। दोनों ही माध्यमों पे क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। तो 5वां गुण क्या हुआ कि जो एंजाइम है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम पर क्रिया करते हैं। 6वां पॉइंट, एंजाइम इष्टता। एंजाइम इष्टता या एंजाइम ऑप्टिमा। जो एंजाइम है वो विशेष पीएच, विशेष टेम्परेचर, एक विशेष पीएच और एक विशेष टेम्परेचर पर एंजाइम की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। यदि आप उससे पीएच को कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे, अथवा टेम्परेचर को कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे, तो एंजाइम अपनी सर्वश्रेष्ठ क्रियाशीलता नहीं दर्शा पाएगा। तो जिस पीएच पर या जिस टेम्परेचर पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होता है वह एंजाइम की क्या कहलाती है? इष्टता कहलाती है। इसका नेक्स्ट एंजाइम का गुण हुआ एंजाइम संदमन या एंजाइम निरोधन, एंजाइम इनहिबिशन। देखिए, इनहिबिशन वर्ड बना है इनहिबिट करने से, दबाना या रोकना। जैसे कि आपने उत्प्रेरक में देखा होगा कि कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। ऐसे ही कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जो एंजाइम की क्रियाशीलता को घटाते हैं, रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, वो क्या कहलाता है? एंजाइम संदमन या एंजाइम निरोधन। ये एंजाइम संदमन या एंजाइम निरोधन अभिक्रिया के अभिकारकों के साथ प्रतिस्पर्धा दिखा भी सकते हैं और प्रतिस्पर्धा नहीं भी दिखा सकते। इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी। तो इनके बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे कि प्रतिस्पर्धी एंजाइम संदमन क्या होता है और अप्रतिस्पर्धी एंजाइम संदमन क्या होते हैं। तो प्रतिस्पर्धी जो प्रतिस्पर्धा करेगा एंजाइम के सक्रिय सतह से जुड़ने के लिए क्रियाकारक के साथ, वो प्रतिस्पर्धी हो गया, और जो प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा वो कैसा हो जाएगा? अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, एक बार समराइज करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा